हेलो साथियों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी का नाम है अ स्टोरी ऑफ मनी, पैसे की कहानी। सुनोगे? सुना दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। टाइटल याद रखेंगे, मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से वर्षों पहले हमारी जो दुनिया थी, अगर यहां पर हमें कुछ भी खरीदना या बेचना होता था तो हम कैसे खरीदते बेचते थे, जानते हैं क्या आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं उस दुनिया से जो आज से वर्षों पहले हुआ करती थी। तो देखिए दोस्तों, ये दुनिया थी इस तरीके से आज से वर्षों पहले। जब हमें कोई भी सामान खरीदना होता था तो हम सामान के बदले सामान खरीदते थे। यानी कि अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो वो हमारे पास भी सामान एक कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको उसकी जरूरत हो। यानी इसे बोलते थे हम अदला बदली, सामान के बदले सामान। जानते हो इस सिस्टम का नाम क्या था? इस सिस्टम को बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। तो दोस्तों, ये बार्टर सिस्टम जो था, इसमें होता था सामान की अदला बदली। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। यानी सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले हम गुड्स बेचा करते थे। समझ में आया दोस्तों, इस कहानी में हम अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे, यानी कि क्या क्या कमियां थी इस सिस्टम की, क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती थी हम लोगों को, इसके बारे में बात करते हैं। करें स्टार्ट? चलिए दोस्तों, तो देखेंगे यहां पर आप लोग, मेरी जो ये कहानी है इसमें हम बात करेंगे अब ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम की। तो दोस्तों, यहां पर एक पर्सन है, ये है मिस्टर सोनी जी। सोनी जी, इनका काम है गोल्ड का, यानी इनको हम सुनार बोल सकते हैं। तो ये सुनार है दोस्तों। अगर ये सुनार है तो इनके पास बताइए आप क्या मिलेगा? तो इनके पास मिलेगा गोल्ड से रिलेटेड, यानी आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी, ये इनके पास में मिलेगा। यस या नो? तो अब क्या होता है, इनके पास गोल्ड है, लेकिन क्या दोस्तों बताओ कि ये गोल्ड को खाकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इनको खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। तो अनाज के लिए ये गेहूं चाहते हैं। तो ये जो पजेस करते हैं, इनके पास है क्या? गोल्ड, लेकिन इन्हें चाहिए क्या? खाने के लिए गेहूं। गेहूं के लिए ये जाते हैं मिस्टर रामलाल के पास। मिस्टर रामलाल दोस्तों एक फार्मर हैं, ये एक फार्मर है। तो मिस्टर रामलाल के पास गेहूं तो है, लेकिन इनको पल्स की जरूरत है, इनको दाल चाहिए। तो बताओ, क्या यहां पर सोनी जी और रामलाल दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? दोनों की इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? दोनों एक दूसरे के साथ में खरीद या बेच पाएंगे? नहीं खरीद बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सोनी जी को चाहिए वो इनके पास तो है, लेकिन जो इनको चाहिए वो सोनी जी के पास नहीं है। इन्हें गोल्ड नहीं चाहिए, लेकिन सोनी जी के पास में क्या है दोस्तों? गोल्ड है। समझ में आया? अब सोनी जी परेशान है कि अब उन्हें गेहूं कहां से खरीदना है। तो सोनी जी परेशान होते होते एक अगले फार्मर जिनका नाम है मिस्टर चंपकलाल, उनके पास पहुंचते हैं दोस्तों। लेकिन चंपकलाल के पास गेहूं तो है जो सोनी जी के लिए चाहिए, लेकिन यहां पर जो जरूरत है वो क्लॉथ्स की है, यानी को गोल्ड नहीं चाहिए। तो बताओ दोस्तों, क्या यहां पर भी सोनी जी की इच्छा, सोनी जी के साथ एक्सचेंज हो पाएगा चंपकलाल का? नहीं हो पाएगा। यहां पर भी एक दूसरे के लिए जिस गुड्स की नीड है वो गुड्स नहीं है तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। निराश सोनी जी, परेशान सोनी जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक और फार्मर के पास पहुंचते हैं। जो अगले फार्मर के पास पहुंचते हैं दोस्तों, ये उनके पास वीट नहीं है, इनके पास राइस है, लेकिन राइस की रिक्वायरमेंट सोनी जी को नहीं है, लेकिन इनको गोल्ड की ही रिक्वायरमेंट है। तो देखो दोस्तों, क्या किस्मत है यहां पर एक फार्मर की कि जिसको गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, वहां पर इसको बदले में देने के लिए किसको? सुनार को क्या नहीं है? गेहूं नहीं है। अगर इसके पास गेहूं होता तो साहब एक्सचेंज हो जाता। यस या नो? अगर इनके पास क्या होता दोस्तों? अगर इनको गोल्ड की नीड होती तो भी एक्सचेंज हो जाता। अगर यहां पर इनको भी गोल्ड की नीड होती तो भी एक्सचेंज हो जाता। दिक्कत क्या हुई साहब? यहां पे
दिक्कत ये हुई कि जिस वक्त इनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो इनके पास नहीं है, और जिस चीज की इनको रिक्वायरमेंट है वो इनके पास नहीं है। तो बताइए, क्या अभी तक क्या सोनी जी के पास गेहूं आया? अभी तक सोनी जी के पास गेहूं नहीं आया। दोस्तों, इसी पर गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है, जरूरत दोनों को थी मगर सौदा हो न सका। जरूरत दोनों को थी मगर सौदा हो न सका। उनके पास जो था मुझे उसकी तलब न थी। जानते हो दोस्तों, इस ड्रॉबैक का नाम क्या था? इस ड्रॉबैक का नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉल्ट्स। यानी ये जरूरी नहीं होता था कि हर वक्त जो चीज सोनी जी को चाहिए वो इनके पास मिल जाए, या इनको चाहिए वो सोनी जी के पास मिल जाए। तो इसकी वजह से हम लोग एक्सचेंज ही नहीं कर पाते थे। सोचो, सोनी जी की जगह अगर आप होते, क्या आप लोगों के पास दोस्तों अनाज आ पाता? नहीं आ पाता, आप भूखे रह जाते। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे देश में, हमारे संसार में दोस्तों। अब ये इसके बाद सिर्फ एक ही ड्रॉबैक नहीं था दोस्तों इस सिस्टम का, और भी ड्रॉबैक थे। अगला ड्रॉबैक क्या था जानना चाहते हो? बता दूं? सुनिए, अगला ड्रॉबैक क्या था दोस्तों। अगला ड्रॉबैक था, यहां देखिए, यहां पर ये जो पर्सन है इनको किताबों की जरूरत है साहब, और ये जो पर्सन है इनको इस घोड़े की जरूरत है, इनको हॉर्स चाहिए। दोनों के पास क्या दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान है? यस, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए कि जो घोड़ा है उसकी कीमत और किताबों की कीमत क्या सेम होगी? क्या बराबर कीमत की दोनों चीजें हैं? अगर यहां एक्सचेंज हो भी जाएगा, क्योंकि इनको किताबों की जरूरत है और इनको घोड़े की जरूरत है, एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन सोचो दोस्तों, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन किताबों के कॉस्ट घोड़े की कॉस्ट से बहुत कम वैल्यू होगी। अगर यहां एक्सचेंज होता है तो बहुत ज्यादा कीमत की चीज इनके पास आ रही है और कम कीमत की चीज इनके पास जा रही है। तो ये क्या हो रहा था दोस्तों? यानी कि ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जो कि एक बहुत कीमती चीज के बदले सस्ती चीज हम एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक था दोस्तों। कौन से सिस्टम का? बार्टर सिस्टम का। समझ में आया दोस्तों? जानते हो इस ड्रॉबैक का नाम क्या था? बता दूं? तो देखिए दोस्तों, इस ड्रॉबैक का नाम था लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी कि यहां तक हमारे पास में कॉमन यूनिट ही नहीं थी जिसमें हम मेजर कर सके किसी चीज को। जानते हो आप लोग? नहीं थी। आगे और ड्रॉबैक बता दूं? बोलो। चलिए अगले ड्रॉबैक पे हम चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला ड्रॉबैक था इस सिस्टम का वो देखेंगे हम। इन्हें देख रहे हैं दोस्तों, ये एक फार्मर हैं। इस साल सूखा पड़ गई दोस्तों, इनके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई गुड्स ही नहीं है। ये एक वो फार्मर है जिसके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई गुड नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद तो आ सकता है ना। अगर अभी नहीं है तो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर उस मार्केट में जो मैंने दिखाई थी वहां पर अभी एक्सचेंज करना हो, इसी टाइम पर एक्सचेंज करना हो, तो क्या ये एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई सामान ही नहीं है एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि जब कोई सामान नहीं है मींस ये उधार नहीं कर सकते, ये क्रेडिट नहीं कर सकते, यहां पर डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता। आज अगर आपके पास कोई सामान नहीं है एक्सचेंज करने के लिए तो आप क्या करते हो कि आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद उधार लेके आ सकते हो। लेकिन ये उधार नाम की चीज ही नहीं थी। वहां पर क्या था, अगर आपके पास अभी सामान अवेलेबल है तो ही आप सेकंड पर्सन से एक्सचेंज कर सकते थे। सामान नहीं है, एक्सचेंज नहीं होगा साहब, एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये बेचारे भूखे इंसान को दूसरे इंसान से जिसके पास गुड्स हैं, सामान है, इसके पास से सामान कब मिल पाएगा? जब इनके पास भी सामान इनको देने के लिए हो। मींस
उस टाइम पर ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो उधार ले सकते हैं हम, जो बाद में पे करने का वादा कर देते हैं हम, ये नहीं था दोस्तों। इसे बोलते हैं हम ड्रॉबैक, का नाम है डेफर्ड सिस्टम, यानी कि डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट ऑफ कॉन्टेक्चुअल पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट, यानी कि उधार की व्यवस्था साहब नहीं थी, हम उधार नहीं खरीद बेच सकते थे, राइट। हमारे पास सामान होना ही चाहिए था, किस चीज के लिए? एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम? बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़े, क्या हम अगला ड्रॉबैक बता दूं? चलिए सर, आगे अगला ड्रॉबैक क्या था साहब इनका, इसको भी हम एक स्टोरी से समझेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए आप, यहां पर अनाज है दोस्तों, अनाज कैसा हो रखा है? यहाँ पे खराब हो रखा है। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ये क्या हो रखे हैं? खराब हो रखे। क्यों हो रखे खराब दोस्तों? क्योंकि इनको हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। अब सोचो दोस्तों, अगर हम वेजिटेबल से ही किसी चीज को एक्सचेंज करना चाहें तो क्या हम अपने वेजिटेबल को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते थे? क्या नहीं रख सकते थे। अपने अनाज को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते थे? क्या नहीं रख सकते थे साहब। तो अगर हम स्टोर करने की सोचते भी थे तो वो खराब हो जाता था, और खराब होने की वजह से ही उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। और क्योंकि नहीं हो सकता था, तो जैसे अभी लास्ट वाला जो ड्रॉबैक मैंने समझाया आपको कि पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर एक इंसान के पास में कुछ होता ही नहीं था एक्सचेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टोर नहीं हो सकती थी कोई भी चीज, हम वेजिटेबल को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक अगला ड्रॉबैक था साहब। इस पर भी क्या खूब लिखा है किसी ने, संभाल कर रखता तो कब तक रखता साहब अपनी मेहनत को, नोट होते तो तिजोरी में वर्षों तक महफूज रहते। तो नोट नहीं थे उस टाइम, यानी कि हम अनाज को कब तक संभाल के रख सकते थे। तो ये हमारा ड्रॉबैक था अगला, जिसका नाम था डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। जैसे आज हम एक जगह से दूसरी जगह किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम में अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे बार्टर सिस्टम का अगला ड्रॉबैक था। तो दोस्तों बार्टर सिस्टम ही चलता था पुराने टाइम पर। तो सोचो हम लोग किस तरीके से रहते थे। बहुत टाइम पर जिस चीज की हमें जरूरत होती थी वो हमें नहीं मिल पाता था और हम भूखे रह जाते थे, हमारे सोनी जी की तरह, जो कौन थे? एक सुनार थे। समझ में आया दोस्तों? अब क्या होता है सुनो, इसके बाद हमारी कहानी का टाइटल क्या है बता दो। हमारी कहानी का टाइटल मनी, 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 पैसा। दोस्तों यहां आती है मनी, यानी कि यहां पर एक क्या बनके, एक संजीवनी बूटी बनके मनी आती है, मनी आ जाती है, जिसने हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। दोस्तों इस मनी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ी, उन प्रॉब्लम्स को अब हम दूर कर पा रहे थे। कैसे दूर कर पा रहे थे दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। अब हमारे बीच में मनी प्रकट हो चुकी है और मनी के प्रकट होने से हम कैसे दूर कर पा रहे थे अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम जो हमने अभी अभी फेस की बार्टर सिस्टम में। समझ में आया दोस्तों? बता दूं, चलिए देखिए। तो ये बताने से पहले दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी कैसे आई, मनी का आगमन कैसे हुआ और किस किस फॉर्म में मनी आई। तो दोस्तों सबसे पहले जो मनी की फॉर्म थी वो ये थी कि हम कोई भी सामान अब खरीद रहे थे या एक्सचेंज कर रहे थे तो वहां पर अनाज को मनी की फॉर्म लेके आया गया, यानी कि कॉमन एक एक्सचेंज करने का तरीका अनाज बना था। अनाज के बदले हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते थे। अनाज ही नहीं दोस्तों, कैटल्स भी, यानी हमारे जो जानवर होते थे जिनको हम पालते थे, भैंस, गाय, इनको भी हम एक्सचेंज करने के लिए यूज करते थे। सॉल्ट, नमक भी एक मनी की फॉर्म में ही आया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो मनी की फॉर्म आई वो आई अनाज
केटल्स एंड सॉल्ट। इसके बाद चेंज हुआ साहब मनी की फॉर्म में। इसके बाद आए कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि यहां पर कॉइन्स का जन्म हुआ था, गोल्ड और चांदी के सिक्के बनाए गए साहब। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टाइम तक चल ना सके। इसका दिक्कत क्या थी कि जो गोल्ड और चांदी के सिक्के थे, सोने और चांदी के जो सिक्के थे, इनमें वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ज्यादा वजन की होने की वजह से इनको हम दूर तक कैरी नहीं कर सकते थे। बहुत ज्यादा गोल्ड और चांदी को हम कैरी नहीं कर सकते थे, तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो ये भी बंद हुआ साहब। इसके बाद साहब जो मनी की फॉर्म आई साहब, पेपर नोट। उसके बाद विकसित हुए पेपर नोट, जिनको आज भी आप लोग देखते हो। ये पेपर नोट हमारे स्टार्ट हुए एक्सचेंज करने के लिए मनी की थर्ड फॉर्म में। ये हमारी तीसरी फॉर्म थी मनी की दोस्तों। इसके बाद अगला फॉर्म हमारा चेक आया, यानी कि ये इसके बाद प्लास्टिक मनी आई साहब। प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आने लगे। और यहीं पर मनी की इवोल्यूशन खत्म नहीं हुई साहब। इसके बाद में हमारे ई मनी, यानी कि यूपीआई, ई वॉलेट, जो आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज सोचो, आप अगर किसी सब्जी वाले के पास जाते हो तो क्या करते हो, वहां पर जाके क्यूआर कोड स्कैन करते हो और कोई भी सामान उससे एक्सचेंज कर लेते हो, वेजिटेबल ले लेते हो। आप अगर किसी दुकान पर जाते हो क्लॉथ्स खरीदने के लिए, वहां पर भी क्या करते हो, क्या आप कैरी करते हो पेपर नोट? नहीं, आप क्या करते हो, जस्ट उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हो और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम यूपीआई या ई वॉलेट, यानी ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो दोस्तों ये मनी की फॉर्म है हमारी। सबसे पहले अनाज, कैटल और सॉल्ट के बदले हम एक्सचेंज किया करते थे। उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स पे आए, देन पेपर नोट, देन चेक, डीडी, उसके बाद प्लास्टिक मनी और उसके बाद ई मनी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी। यह समझ में आ गया दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ मनी। ये बोला जाता है इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी का इवैल्यूएशन था दोस्तों, ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, जब मनी आ गई हमारी, तो मनी ने कैसे दूर की हमारी वो सारी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे बार्टर सिस्टम में, इसको हम समझते हैं। समझा दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समझते हैं। अभी हमारा ये एग्जांपल था दोस्तों। यहां पर ड्रॉबैक क्या था कि इनको जरूरत किसकी थी? व्हीट की। और इनको जरूरत किसकी थी? पल्स की। दोस्तों क्या यहां एक्सचेंज हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों जब मनी आ गई तो यहां पर जरूरी नहीं है कि इनको एक्सचेंज करने के लिए यहां पर क्या होना जरूरी है? पल्स होना जरूरी है। अब ये क्या कर रहे थे? ये सोनी जी बस जा रहे थे किसके पास? रामलाल के पास। और रामलाल के पास जाके यहां से व्हीट खरीद रहे थे और व्हीट के बदले ये इनको क्या दे रहे थे? पैसे दे रहे थे। दोस्तों ये जो पैसे यानी मनी आई, मनी ने इन दोनों के बीच में क्या करा दिया दोस्तों? एक्सचेंज करा दिया। अब दोस्तों इनको जरूरत है पल्स की। अब ये पल्स लेने के लिए कहीं भी मार्केट में जाएंगे और मार्केट में ये क्या करेंगे? अगेन मनी का यूज करके पल्स खरीद सकते हैं अपने लिए। ऐसे ही दोस्तों यहां पर चंपकलाल को जो जरूरत थी कपड़े की, दोस्तों यहां पर भी अगर मनी आ गई तो ये कहीं भी किसी भी कपड़े की दुकान पर जाएंगे और वहां पर मनी देख के क्या ले लेंगे? क्लॉथ्स ले लेंगे। तो यहां पर ये सारे लोग जो थे, इन सब की वो प्रॉब्लम जो कि बार्टर सिस्टम में थी, उसको दूर किसने कर दिया? मनी ने कर दिया। दोस्तों जानते हो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मनी ने क्या किया? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई साहब। मनी क्या बन गई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों पहला फंक्शन क्या होता है मनी का? मनी एज अ मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये मीडियम होता है एक एक्सचेंज करने का। यस या नो? चलिए दोस्तों दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला ड्रॉबैक क्या था साहब यहां पर? अगला ड्रॉबैक था यहां पर कि यहां पर जो भी हमारी चीजें होती थी उनको हम वैल्यू नहीं कर पाते थे, उनकी वैल्यू नहीं होती थी, कॉमन यूनिट नहीं होती थी उनकी वैल्यू करने के लिए। दोस्तों जब मनी आई तो हम क्या बोलने लगे कि साहब इस घोड़े
घोड़े की कीमत कितनी है? 1,00,000 रुपए। और इस किताबों की कीमत कितनी है? 1,000 रुपीज। तो दोस्तों यहां पर इसकी वैल्यू यानी मनी ने क्या करा दिया, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी जो भी घोड़ा है इसकी वैल्यू बना दी 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 रुपीज ये क्या है? यही तो मनी है। और यहां पर किताबों की कीमत कितनी कर दी साहब? 1,000 रुपीज। तो देखो दोनों ही जो पहले कॉमन, देखो यहां घोड़े के बदले किताबें जा रही थी, यस या नो? तो इसके पास इतना महंगी चीज यानी 1,00,000 रुपए की चीज आ रही थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये बोल सकता है कि दोस्त तेरी किताबें तो 1,000 की है, मेरा घोड़ा 1,00,000 का है, बच्चे कितने? 99,000 रुपीज। ये आप मेरे को मनी की फॉर्म में दे दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा साहब? एक्सचेंज हो जाएगा। तो वैल्यू यानी कि यहां पर मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यूनिट जो बनी यहां पर वो क्या बनी साहब? मनी बनी, यानी रुपीज जो हम बोलते हैं अपनी इंडिया में। तो बच्चों मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि यहां मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या लेके आए? मनी का दूसरा फंक्शन। मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट विच इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विस इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, यानी कि कितने रुपए का है साहब, यही बोलते हैं हम। तो जब तक रुपए ही नहीं थे यानी मनी ही नहीं थी तो क्या हम मेजर कर पाते थे? हम मेजर नहीं कर पाते थे। बोलिए यस या नो? अगला देखो, अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक थे वही मनी के क्या बन गए साहब? फंक्शन बन गए दोनों। यस या नो? तीसरा सब, तीसरा फंक्शन, तीसरा ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का? याद? अगला ड्रॉबैक क्या था? अगला ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का? याद है? भूल गए? अगला ड्रॉबैक था कि एक फार्मर थे, भूखे फार्मर, ये जो आपने देखे थे भूखे फार्मर थे, और ये यहां से क्या नहीं खरीद पा रहे थे? अपने लिए वेजिटेबल नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि इनके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई भी सामान नहीं था दोस्तों, इनका सामान खराब हो चुका था। तो जब इनके पास कोई सामान नहीं था तो यहां पर ये सामान न होने की वजह से आंटी क्या एक्सचेंज करेंगी? नहीं कर रही थी। तो ये हमारा ड्रॉबैक था किसका? बार्टर सिस्टम का। लेकिन अभी मॉनेटरी टर्म यानी मनी, पैसा आ चुका है। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ये जो आपके गुड्स हैं मुझे इनमें से 100 रुपए के गुड्स दे दो और मैं 100 रुपए आपको कुछ टाइम बाद दे दूंगा। क्योंकि जब गुड्स को हम वैल्यू करने लगे मॉनेटरी टर्म में तो वहां पर जन्म हुआ क्रेडिट सिस्टम का, डेफर्ड पेमेंट का, फ्यूचर पेमेंट का। यानी कि अब सामान अगर आप आज खरीद रहे हो तो उसका पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते थे, जिसे हम क्रेडिट सेल और परचेज बोलते हैं, जिसे आज भी हम हर एक इंसान करता है। आप ही सोचो, आप सब लोग कुछ न कुछ उधार जरूर खरीदते हो और उसका पेमेंट कुछ टाइम बाद कर देते हो। क्यों? कैसे कर पाते हो? क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हो आज उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में हो पा रही है, इसीलिए उसको आप क्या कर रहे हो साहब? उधार खरीद पा रहे हो, फ्यूचर पेमेंट के हिसाब से खरीद पा रहे हो, डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से खरीद पा रहे हो। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, उधार खरीदना, तीनों का मतलब सेम ही है। तो साहब यहां पर जो सेकेंडरी हमारा मनी का फंक्शन था वो क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी ने क्या क्रिएट किया? एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया उधार खरीदने का, डेफर्ड पेमेंट करने का, फ्यूचर में परचेज करने का। तो देखिए साहब क्या लिखा हुआ है? डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी जो हम क्रेडिट खरीदते हैं, जो हम आगे चल के पे करेंगे, जो हम अभी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये कब हो पाया साहब? जब मनी आई। समझ में आ गया दोस्तों? अगला ड्रॉबैक क्या था आप बताइए मुझे बार्टर सिस्टम का? वही बनेगा फंक्शन किसका? मनी का। सर अगला ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का कि हम गुड्स को, यानी ये फार्मर के पास आज गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सामान खराब हो चुका है। खराब क्यों हो चुका है? क्योंकि ये अपने सामान को स्टोर करके नहीं रख पाए। जिस सीजन में इनका सामान हुआ उसी टाइम पे पूरा का पूरा खत्म हो गया, स्टोर नहीं हो पाया। दोस्तों अगर उस टाइम पे वो सामान स्टोर नहीं हो पाया, लेकिन क्या उसी टाइम पे ये अपने सामान को बेच के मनी को स्टोर कर सकते थे? यस या नो? बोलो जल्दी से।
थे। तो वही अगला हमारा क्या आ गया, यानी जो सामान पहले खराब हो गया था, जो वेजिटेबल पहले खराब हो रहे थे, अब इन्होंने खराब नहीं होने दिया ये अनाज और वेजिटेबल। इन्होंने इस पूरे के पूरे अनाज और वेजिटेबल को उसी टाइम क्या कर दिया, बेच दिया। और बेच के क्या ले आए, मनी यानी पैसा ले आए, और उस पैसे को क्या कर दिया इन्होंने, बैंक में स्टोर कर दिया। तो दोस्तों जब ये उस पैसे को स्टोर कर देंगे तो इन्हें जब जरूरत है, राइट, जैसे अभी लास्ट वाले स्लाइड पर क्या था कि इनको खाने की जरूरत है, आंटी नहीं दे रही थी, तो दोस्तों अगर इनका स्टोर हुआ रखा है पैसा तो ये कभी भी वहां से निकाल के क्या कर सकते हैं, उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो मनी को हम क्या करने लगे, स्टोर करने लगे। तो ये अगला जो ड्रॉबैक था हमारा बार्टर सिस्टम का, मनी का क्या बना साहब, ये फंक्शन बना कि मनी को हम स्टोर करने लगे बैंक वगैरह में, एफडी वगैरह करा के या डिपॉजिट करा के। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ। Storing wealth has become considerably easy with the introduction of money, यानी मनी को हम बहुत आसानी से स्टोर करने लगे। Wealth can be stored just in terms of paper, title like FDR, फिक्स डिपॉजिटरी रिसीप्ट, यानी कि हम मनी को क्या करने लगे साहब, स्टोर करने लगे, पैसे को बैंक में जमा करने लगे, एफडी के फॉर्म में, एफडीआर के फॉर्म में। ये बहुत सारे फॉर्म्स हम आज के टाइम पे हम देखने को मिलते हैं, यस या नो। तो स्टोर भी मनी हो सकती थी। तो दोस्तों जो हमारे ड्रॉबैक थे, जो हमारे प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की, वही दूर करके मनी के क्या बन गए साहब, फंक्शन बन गए। तो बताओ बार्टर सिस्टम की पहली ड्रॉबैक क्या था, पहला सर बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक था कि सामान को हम एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। तो मनी आई, मनी ने सामान को एक्सचेंज कराना सिखा दिया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, ड्रॉबैक था सर कॉमन वैल्यू नहीं होती थी सामान की, किसी का महंगा सामान एक्सचेंज करने में सस्ते सामान के साथ एक्सचेंज हो जाता था। तो मनी का दूसरा फंक्शन क्या बन गया कि हम वैल्यू करने लगे, मेजर करने लगे, यूनिट बन गई साहब, मनी में मेजर करने लगे। तो यहां पर ये दूसरा इसका फंक्शन बन गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, तीसरा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का कि क्रेडिट सेल परचेज नहीं हो सकती थी, हम उधार नहीं खरीद सकते थे, हम फ्यूचर पेमेंट पे नहीं खरीद सकते थे। लेकिन मनी ने आके क्या किया साहब, बार्टर सिस्टम के उस ड्रॉबैक को खत्म कर दिया। अब हम फ्यूचर पेमेंट में भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उसके बाद बार्टर सिस्टम का अगला ड्रॉबैक क्या था कि हम अनाज और वेजिटेबल को लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन मनी ने क्या इस ड्रॉबैक को भी खत्म कर दिया, यस बिल्कुल खत्म कर दिया। हम पैसे को स्टोर करके रखने लगे, यस या नो दोस्तों। तो फंक्शंस ऑफ मनी जस्ट उल्टा है, जस्ट क्या है, इंप्रूवमेंट है किसका, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम का। याद रखेंगे आप लोग, यानी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को सुधार दो, क्या बन जाएगा, मनी का फंक्शन बन जाएगा। बोलिए हां या ना, यस या नो। समझ में आ गया ये आप लोगों को, फंक्शंस ऑफ मनी समझ में आ गया, बार्टर सिस्टम क्या होता था समझ में आ गया। हमारी स्टोरी का टाइटल क्या था, मनी। मनी क्या है हमारे लिए, एंजल है। मनी क्या है हमारे लिए, संजीवनी बूटी है। मनी ने क्या किया, हम लोगों को बहुत सारी जरूरतों को जो हम पहले नहीं पूरी हो पाती थी उनको पूरा करना सिखा दिया, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया मनी ने। तो मनी हमारे लिए क्या बन गई साहब, ये हमारे लिए एंजल बन गई, यस या नो। आगे चलें, कहानी को आगे बढ़ाएं। मनी ने और क्या क्या किया हमारे लिए, क्या सुनना चाहते हो मनी के बारे में? मनी ने एक और फंक्शन दिया है हमको, ट्रांसफर। आज सोचो आप कहीं दूसरे शहर में हो और आपको वहां पर कोई गुड्स चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप क्या बोलते हो पापा से, पापा 2000 रुपीज ट्रांसफर करना, यूपीआई करना, गूगल पे करना, यही बोलते हो, यस या नो। क्या पहले ये हो पाता था ट्रांसफर, नहीं हो पाता था। ये भी ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। क्या आप कहीं दूसरे शहर में हो और आपके पापा के पास एक्सचेंज करने के लिए सामान है लेकिन आपके पास नहीं है, क्या आपके पापा उस सामान को हवा में ऐसे उड़ा के भेज सकते थे आपके पास तक, नहीं भेज सकते थे। तो मनी ने क्या एक्सचेंज करना सिखा दिया हमको, ट्रांसफर करना सिखा दिया। मनी ने हमको क्या दिया, मनी ने हमको ट्रांसफरेबिलिटी दी, यानी हम मनी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर करने लगे थ्रू ई बैंकिंग, यूपीआई। यस या नो, बोलो बच्चों। चलिए यस या नो। ये देखिए डिजिटल पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि मनी सर्विसेज convenient mode of transfer of value. Money value can be conveniently transferred
एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मनी को क्या कर सकते हैं साहब, ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू? पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप, गूगल पे, ये बहुत सारे हमारे क्या हैं, पे ट्रांसफर करने के एप्स हैं जिनके थ्रू मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलें आगे सुनोगे कुछ और मनी के बारे में, आगे बताऊं, चलिए आगे सुनते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है साहब, सप्लाई ऑफ मनी। आगे पॉइंट आता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। तो दोस्तों जो सप्लाई ऑफ मनी है, इसमें सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर कितना पैसा है, अब वो पैसा किसके पास है ये बात आती है। तो दोस्तों वो पैसा हाउस होल्ड के पास कितना है और फर्म के पास में कितना है, आपको यह देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना पैसा रख रहे हैं अपने पास और फर्म्स अपने पास कितना पैसा रख रही हैं। दोस्तों हाउस होल्ड और फर्म के पास जो पैसा होता है इसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है, बैंक के पास में अगर पैसा है, तो ये मनी सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्रिएटर ऑफ मनी होते हैं, ये सप्लायर ऑफ होते हैं, ये हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर बैंक अपने पास पैसा रख रहा है, गवर्नमेंट अपने पास पैसा रख रही है, तो वो यहां नहीं आएगा। हाउस होल्ड अपने पास पैसा रख रहा है या फर्म्स अपने पास पैसा रख रही है, ये सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आएगा। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर, याद है स्टॉक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर कितना पैसा है हमारी कंट्री के अंदर या आपके पास, ये कौन बताता है, ये बताता है सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। It refers to total stock of money held by the household and firm at a particular of time, held by government and bank not include, इसको हम include नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दोस्तों समझ में आया? आगे बढ़े? यस, बढ़िए ना आगे। चलिए साहब आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी। हमारी इंडिया में 4 मेजरमेंट हैं मनी को मेजर करने के, जिनको हम M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। M1, M2, M3 एंड M4 ये 4 मेजरमेंट हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। दोस्तों आप लोगों के जो सिलेबस में है ओनली फर्स्ट मेजर यानी कि M1 है। M1 को आपको समझना है कि M1 मेजरमेंट ऑफ मनी में क्या क्या आता है। तो दोस्तों M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के अंदर अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या आएगा दोस्तों? पहला है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। आपको ये याद रखना है। मतलब समझ में नहीं आया सर, एक बार आप समझा दीजिए। तो देखिए दोस्तों M1 के अंदर क्या क्या आएगा। तो दोस्तों M1 के अंदर यहां पर लिखा हुआ है C प्लस DD प्लस OD। C क्या होता है? इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है उसको हम सी के नाम से जान रहे हैं। इट इंक्लूड्स कॉइन्स भी आएंगे साहब इसमें, एज वेल एज पेपर नोट, यानी कि आम पब्लिक के पास जो कॉइन्स और पेपर नोट है वो हम सी बोल रहे हैं साहब। क्या बोल रहे हैं? सी। डीडी के अंदर क्या आएगा? इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक, यानी हम ही लोगों का जो डीडी डिपॉजिट हो रखा है किसके साथ में? कॉमर्शियल बैंक के साथ में, वो आएगा डीडी, यानी डीडी उसे बोला जा रहा है। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। ये कैसे डिपॉजिट होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट मतलब ये बहुत जल्दी आपको पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप बैंक लेके जाओगे, बैंक वाले बहुत जल्दी आपको उसके बदले क्या दे देंगे? पैसा दे देंगे आपकी डिमांड करते ही, इसीलिए इनको डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी के नाम से बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? आगे क्या लिखा है देखो, आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, यानी जब इंसान मांगेगा तभी ये विड्रॉ किए जा सकते हैं और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओडी, अगला पॉइंट क्या है साहब? ओडी। ओडी का मतलब दीज आर अदर डिपॉजिट विच
इंक्लूड। ओडी में क्या क्या इंक्लूड होगा साहब, ये देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ में अगर कोई डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, यानी किसका है, पब्लिक का है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, लाइक नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इसका कोई डिपॉजिट है, यानी पब्लिक का कोई डिमांड डिपॉजिट है, या किसी अदर किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, किसके पास में, आरबीआई के पास में, वो भी किसके अंदर आएगा, ओडी के अंदर आएगा। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, यानी फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन बैंक का किसी का भी, या फॉरेन गवर्नमेंट का किसी का भी अगर ओडी किसके साथ में, हमारी आरबीआई के पास में है, वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी ओडी के अंदर आएगा। आगे डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी अगर कोई डिमांड डिपॉजिट किसके साथ में रखा हुआ है, हमारे आरबीआई के साथ में, वो भी किसके अंदर आएगा, ओडी के साथ में आएगा। मतलब क्या हुआ, कंक्लूड करते हैं, पब्लिक का या हमारे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास में रखा हुआ है, वो ओडी के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर फॉरेन बैंक का या फॉरेन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या वर्ल्ड बैंक वगैरह का कोई भी ओडी हमारे आरबीआई के साथ में रखा हुआ है, वो भी किसके अंदर आएगा साहब, ओडी के अंदर आएगा। क्या नहीं आएगा, ओडी डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा सर ओडी के अंदर, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का अगर कोई डिपॉजिट रखा हुआ है आरबीआई के पास में, तो गवर्नमेंट को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे ना, यस या नो, गवर्नमेंट तो इंक्लूड ही नहीं होती, हाउस होल्ड और फर्म दो ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट का अगर कोई ओडी है किसके पास में, आरबीआई के पास में, वो नहीं आएगा अदर डिपॉजिट में। यानी कि डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, हमारे किसी भी कंट्री के बैंक का अदर डिपॉजिट है किसके पास में, आरबीआई के पास में, ओडी है, वो भी नहीं आएगा। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, समझ में आया दोस्तों। तो गवर्नमेंट का और हमारी बैंक का, हमारे देश की कॉमर्शियल बैंक का अगर कोई भी अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास में, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बाकी अगर पब्लिक का है इंक्लूड किया जाएगा, फॉरेन बैंक का है इंक्लूड किया जाएगा, यस या नो, पब्लिक का है बिल्कुल किया जाएगा, भाग्य किया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है बिल्कुल किया जाएगा, भाग्य किया जाएगा, फॉरेन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है बिल्कुल किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक का है बिल्कुल किया जाएगा, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का और हमारे यहाँ की बैंक का नहीं किया जाएगा, अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास में होगा। तो M1 में क्या आता है, समझ में आ गया। M1 में आता है साहब हमारा करंट डिपॉजिट एंड डीडी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, तीनों के बारे में समझ में आ गया साहब। सी किसको रेफर कर रहा है, जो पब्लिक के पास में पैसा है, पब्लिक जिसे हेल्ड कर रही है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो करेंसी में, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो पेपर नोट हो, दोनों ही आएंगे। डीडी समझ में आ गया, ओडी समझ में आ गया साहब, M1 क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करें और समझे साहब। अब हम देखते हैं कि मनी के सप्लायर कौन है साहब, सप्लायर ऑफ मनी कौन है, ये हम देखेंगे। तो सब सप्लायर ऑफ मनी कौन है, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में तीन सप्लायर हैं मनी के साथ, तीन कौन कौन है, पहला है साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है साहब हमारे यहाँ के सारे कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं सभी मनी सप्लायर माने जाते हैं, तीसरा है इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारी भारत सरकार, ये कौन है, मनी सप्लायर है। इसीलिए तो इनके पास जो मनी थी उसको हम किस में नहीं ले रहे थे, सप्लाई ऑफ मनी में ऐड नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो सप्लायर है। समझ में आया, सप्लायर जब ये है तो इनके पास जो मनी है उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे थे मनी सप्लाई में। समझ में आया दोस्तों। आरबीआई कैसे क्या काम करता है ये हम समझते हैं। आरबीआई का काम क्या है साहब मनी सप्लाई के अंदर। इन इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। Under this system, Reserve Bank maintain a minimum reserve of rupees 200 करोड़
इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, यानी कि हमारा आरबीआई क्या करता है सब, करेंसी को इशू करता है, लेकिन इसको अपने पास में भी क्या रखना होता है, रिजर्व रखना होता है। कितना रखना होता है सब, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है। उस रिजर्व में क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए फॉरेन कंट्री का। याद रहेगा आप लोगों को। तो इन्होंने क्या बोला है, अ मिनिमम रिजर्व ऑफ रुपीज 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, जिसमें कि ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट बी रुपीज 115 करोड़, यानी कि 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का रिजर्व का होना चाहिए, गोल्ड का होना चाहिए। बचा हुआ कितना साहब, 85 करोड़ का, ये किसका होना चाहिए, फॉरेन करेंसी का होना चाहिए। देन आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई इशू कर सकता है करेंसी, यानी आरबीआई को करेंसी इशू करने के लिए 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा। 200 करोड़ का रिजर्व किसका, गोल्ड का और फॉरेन करेंसी का। गोल्ड का कितना, 115 करोड़ का, और फॉरेन करेंसी का कितना, 85, यानी बचे हुए 85 करोड़ का। इट इज क्लियर, यानी तो आरबीआई करेंसी इशू कर सकता है, यानी आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है साहब हमारा, अगला पॉइंट है हमारा कॉमर्शियल बैंक। तो दोस्तों जो कॉमर्शियल बैंक है, ये बैंक आर दो सेकेंडरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई। ये सेकेंडरी, ये क्या है, प्राइमरी है, और हमारे कॉमर्शियल बैंक सेकेंडरी सोर्स हैं। अनलाइक द कॉमर्शियल बैंक do not have the authority of issue in currency, इनके पास इशू ऑफ करेंसी की अथॉरिटी नहीं है। वो किसके पास में, आरबीआई के पास में है। कॉमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये मनी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ये मनी, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। ये क्या होता है, ये हम समझेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ बैंक समझेंगे, हम जब बैंकिंग पढ़ेंगे, समझ में आ गया। लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, लेकिन मनी इशू नहीं कर सकते, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। तीसरा हमारा गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर जो 1 रुपए के नोट या 1 रुपीज के कॉइन्स इशू करता है, वो कौन करता है, वो हमारी गवर्नमेंट करती है। समझ में आ गया जी। तो ये 3 हमारे सप्लायर हैं किसके, मनी के। पहला आरबीआई, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, और तीसरा कौन, गवर्नमेंट। ये सिर्फ मनी क्रिएट करते हैं, मनी इशू नहीं करते, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ गया साहब। चलिए आगे चलें, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए सब आगे बढ़ाते हैं हम अपनी मनी की कहानी को। तो दोस्तों आगे जो आता है हमारी मनी की कहानी में, वो आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की फॉर्म क्या है, फॉर्म जानना चाहोगे मनी की फॉर्म्स कौन सी है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में जो मनी की फॉर्म है वो देखते हैं हम। पहला है हमारा फिएट मनी और दूसरा है हमारा फिड्यूशियरी मनी। 2 फॉर्म है हमारी मनी की। फर्स्ट पार्ट में फिएट मनी में क्या आता है साहब, ये समझते हैं हम। फिएट मनी में जो हमारी पेपर और कॉइन्स, यानी कि पेपर मनी और हमारे सिक्के, ये किसके अंदर आते हैं साहब, फिएट मनी के अंदर आते हैं। और हमारी फिड्यूशियरी मनी के अंदर आते हैं जो हमारे चेक या डीडी वगैरह जो होते हैं, ये हमारे फिड्यूशियरी मनी के अंदर आते हैं, राइट। तो फिएट मनी के बारे में क्या लिखा गया है, फिएट मनी रेफर टू दैट मनी which issue by order or authority of the government. It include all notes और coins. क्या क्या आएगा इसके अंदर, notes आएंगे और coins आएंगे, which the people in a country are legally bound to accept एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि यहां पर जो फिएट मनी है इसके अंदर सिक्के और क्या आएगा साहब, पेपर नोट। आप ही बताओ, आप अगर किसी भी सामान को खरीदने के लिए ये पेपर नोट देते हो या कॉइन्स देते हो, क्या कोई भी इंसान मना कर देगा सब पेपर नोट के थ्रू एक्सचेंज करने के लिए? नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगली बाउंड है। हमारी गवर्नमेंट ने इनको क्या बना रखा है, एक्सचेंज का क्या बना रखा है, सब मीडियम बना रखा है पेपर नोट और कॉइन्स को। यस या नो। सेकंड है हमारा फिड्यूशियरी मनी। इसमें है साहब फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। आप बताओ, किसी से चेक आप कब एक्सेप्ट करते हो? जब एक्सेप्ट करते हो जब आपको ट्रस्ट होता है कि सामने वाला पर्सन जो हमें चेक दे रहा है, इसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा या इसके साइन सही होंगे जिससे कि मैं बाद में पैसे ले सकता हूं या ले सकती हूं। अगर आप किसी से बीआर ले रहे हो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप कब ले रहे हो? क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है, वो आपसे धोखा नहीं करेगा।
3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा अवेलेबल रहेगा कि आप वहां से अपना पैसा ले सकते हो। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट बाउंड करती है यहां पर इसके थ्रू एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन चेक हम ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं। अगर हम ये न चाहें कि चेक हम नहीं ले रहे, अगर आपको कोई चेक से पेमेंट कर रहा है, आप मना कर दो कि नहीं साहब हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे, तो गवर्नमेंट आपको यहां पर ये नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं आपको लेना चाहिए। यहां पर कोई आप लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन इस मनी के लिए आप लीगली बाउंड है। यहां पर अगर कोई भी गुड्स आप एक्सचेंज करने के लिए आप अगर मना कर दोगे कि नहीं हम कॉइन्स नहीं ले रहे या हम पेपर नोट नहीं ले रहे, तो यहां पर आपके अगेंस्ट में केस हो जाएगा। आप लीगली बाउंड हो कि इसके थ्रू आप एक्सचेंज करो, लेकिन इसके लिए आप लीगली बाउंड नहीं हो। ये आपको अगर लगता है कि आप ले सकते हो चेक तो ले लीजिए, आपको नहीं लगता तो आप मत लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गई हमारी फेट मनी और ये हो गई साहब हमारी फ्यूडेशरी मनी। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। जो अगले पार्ट है हमारे दो, वो है साहब फुल वॉइडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल वॉइडेड मनी और क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो फुल वॉइडेड मनी दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आप सोचो बहुत टाइम पहले, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर जो कॉइन चलता था, जब हमारे सिक्के चलते थे उस टाइम पर हमारे सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, राइट। या हमारे यानी जो कॉइन्स होते थे वो काफी भारी भी होते थे, इनका वेट भी काफी ज्यादा होता था। कुछ इस तरीके के कॉइन्स होते थे, राइट। दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, मनी वैल्यू इज इक्वल टू होती है कमोडिटी वैल्यू की। यानी कि जितनी हमारी मनी की वैल्यू है, यानी जैसे एक सिक्के की कीमत जितनी है उतनी ही उस एक सिक्के में बनाने के लिए जो मेटल लग रहा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जानते गोल्ड के कॉइन्स या सिल्वर के कॉइन्स बंद क्यों हुए? क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू जो थी वो क्या होने लगी थी, वो हमारी 1 रुपए की वैल्यू कितनी थी, लेकिन उसमें जो मेटल लग रहा था यानी सिल्वर लग रहा था वो कुछ ज्यादा मेटल लग रहा था, इसीलिए वो कॉइन्स क्या हो गए, यानी कि हमने मेटल्स के कॉइन को बंद कर दिया। उसके बाद में कॉपर्स के कॉइन्स आए थे, हमने कॉपर्स के कॉइन्स को भी बंद कर दिया, क्योंकि कॉपर की जो वैल्यू होती थी, मेटल की जो वैल्यू होती थी कॉपर की, वो उसके द्वारा जो सिक्का बनाया जाता था उसकी वैल्यू से ज्यादा होने लगी थी। तो आप ही सोचिए कि अगर किसी कॉइन की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू 1 रुपीज है, लेकिन उस एक सिक्के को बनाने में 1 रुपए से ज्यादा का मेटल लग रहा है, तो क्या वो सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, हम अगर फुल वॉइडेड मनी की बात करें तो यहां पर जो मनी की वैल्यू है, जो मनी की वैल्यू है उतनी ही कमोडिटी की वैल्यू होगी। यानी कि अगर 1 रुपए किसी सिक्के की वैल्यू है तो 1 रुपए को बनाने में जो मेटल लग रहा है उसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी। तो इसे बोलते हैं फुल वॉइडेड मनी। समझ में आ गया दोस्तों? Full voided money refer to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued. Example दिया हुआ है, देखो दोस्तों, 1 rupees coin during the British period in India was made of silver. Commodity value of the coin was equal to its money value of the time of its issuing. यानी जिस टाइम पर हम सिल्वर कॉइन इशू करते थे उस टाइम पर जितने सिल्वर कॉइन की वैल्यू थी उतनी ही उसको बनाने में जो सिल्वर लग रहा था उसकी वैल्यू थी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। तो ये क्या बोला जाता है सब? फुल वॉइडेड मनी। क्लियर हो गया। दूसरा है साहब हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि हमारे जो मनी की वैल्यू है वो ज्यादा है कमोडिटी की वैल्यू से, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है उस 1 रुपए के सिक्के को बनाने में जितना मेटल लग रहा है। तो दोस्तों आज हमारे जो 1 रुपए की जो वैल्यू होती है उसको बनाने में जो मेटल लगता है उसकी वैल्यू क्या है? कम होती है। तो ये आज के टाइम पे जो मेटल यूज हो रहा है सिक्कों को बनाने में वही मेटल है, तो इनकी जो मेटल की वैल्यू है इनकी मनी वैल्यू से क्या रहती है? हमेशा कम रहती है। तो देखो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, मनी वैल्यू लेस ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। इट इज क्लियर दोस्तों? तो आपको मनी की फॉर्म समझ में आ गई साहब, फुल वॉइडेड मनी समझ में आ गया, क्रेडिट मनी समझ में आ गया, यस या नो? दोस्तों मनी की कहानी
इसी पॉइंट के साथ, फॉर्म्स ऑफ मनी के साथ खत्म होती है। इस कहानी में इतना ही था जो आज का हमारा टाइटल था, मनी। आई थिंक आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मनी क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं, कंप्लीट एक कहानी पेश करूंगा आपके सामने अगले लेक्चर में ऐसी ही, जिसमें हम समझेंगे बैंकिंग के बारे में। टाइटल होगा व्हाट इज बैंक। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।